नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्रिया। कल हमने क्रिया के बारे में जाना और समझा कि क्रिया क्या है। क्रिया एक विकायी शब्द है। क्यों है? क्योंकि इनका रूप लिंग, वचन, काल, पुरुष के अनुसार बदलता है। इसका हमने वाक्य प्रयोग के द्वारा भी अभ्यास किया था। आज हम चलते हैं, क्रिया को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। मित्रों, क्रिया के जो भेद होते हैं वो दो आधार पर किए जाते हैं। एक कर्म के आधार पर और दूसरा प्रयोग, रचना या संरचना के आधार पर। मित्रों, आज इनमें से हम जिस क्रिया के भेद का अध्ययन करेंगे वो है कर्म के आधार पर। दोस्तों, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद किए जाते हैं। एक होता है अकर्मक और दूसरा होता है सकर्मक। देखो मित्रों, परिभाषा की अगर बात करें तो इन शब्दों के अंदर ही इसकी परिभाषा है, क्योंकि अ का अर्थ होता है नहीं कर्म, यानी जहां कर्म नहीं हो वहां कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। सकर्मक का अर्थ होता है, स का अर्थ होता है साथ कर्म, यानी जिस वाक्य में कर्म साथ में होगा वो वाक्य, उस वाक्य क्रिया क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी। देखो मित्रों, अकर्मक जो क्रिया होती है, इस क्रिया में क्रिया का फल जो है वो कर्ता पर पड़ता है, यदि उसका फल यानी प्रभाव कह सकते हो ना, परिणाम कह सकते हो, वो किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। जबकि सकर्मक के अंतर्गत इसमें क्रिया का प्रभाव या परिणाम या आप फल कह सकते हो, वो किस पर पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा। यानी सकर्मक क्रिया से युक्त वाक्यों में क्रिया कर्म पर प्रभाव डालेगी, जबकि अकर्मक क्रिया में कर्म होगा नहीं तो प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है। अकर्मक क्रियाएं कुछ होती है जिनको हम देखते हैं, जैसे हंसना अकर्मक क्रिया है, रोना ये भी अकर्मक क्रिया है, सोना ये भी अकर्मक क्रिया है। हंसना, रोना, सोना ना अनेक है, जैसे उठना आदि, ये क्या है? अकर्मक क्रियाएं है। सकर्मक क्रिया में क्या होता है मित्रों? ये क्रियाएं कर्म की अपेक्षा रखती हैं, बिना कर्म के ये पूर्ण नहीं होती। और कर्म के अभाव में अगर कर्म नहीं है तो इस वाक्य में ये क्रिया अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाती। यानी ये क्रियाएं क्या होती है? जो सकर्मक क्रियाएं होती है वो कर्म की अपेक्षा रखती हैं, कर्म की अपेक्षा रखती है। अगर कर्म नहीं होगा, अगर कर्म नहीं है तो अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। जैसे इसमें देखो, इसमें से हंसना, रोना, सोना, उठना, बैठना ये आदि क्रियाएं अकर्मक होती है, तो कुछ सकर्मक क्रियाएं हैं जिनका हम जिक्र करते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना। पढ़ना, लिखना, इसके अलावा और भी है, जैसे खाना, पीना, ये जितनी भी हैं, खाना आदि, ये क्रियाएं मित्रों क्या है? सकर्मक क्रियाएं हैं। तो मित्रों चलते हैं आगे।
देखो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक अकर्मक, दूसरा सकर्मक। अकर्मक में कर्म नहीं होता, जबकि सकर्मक में कर्म साथ में होता है। अकर्मक क्रिया का प्रभाव परिणाम फल पड़ता है कर्ता पर, जबकि सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। इसमें कर्म होता नहीं है। इसकी कुछ क्रियाओं के उदाहरण देखो, जैसे हंसना, रोना, सोना, उठना, ये। और सकर्मक क्रियाएं वो होती है जो क्रियाएं कर्म की अपेक्षा रखती हैं, और कर्म के अभाव में यानी कर्म जहां नहीं हो तो वहां पर क्या है, इनका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। इन्हें मुख्य क्रियाएं जो होती है पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, ये क्रियाएं सकर्मक की कोटि में आती हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं सकर्मक का। विद्यार्थी पुस्तक पढ़ता है। देखो मित्रों, इसमें विद्यार्थी पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में अपने को पता करना है कि सकर्मक है अकर्मक। तो सबसे पहले इसमें क्रिया पता होनी जरूरी है कि क्रिया क्या है। क्रिया है पढ़ता है, ये क्या है, क्रिया है। अब क्रिया को करने वाला कौन है, विद्यार्थी। तो विद्यार्थी यहाँ क्या होगा, कर्ता होगा, है ना। अब किसको पढ़ रहा है, पुस्तक को। पुस्तक यहाँ क्या होगा, कर्म होगा। यानी इस प्रकार जो वाक्य होते हैं वो सकर्मक क्रियाओं के वाक्य होते हैं। चलते हैं मित्रों आगे, सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें, उनको देखते हैं कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया होगी और किस वाक्य में अकर्मक क्रिया होगी। यानी सकर्मक और अकर्मक जो क्रिया होती है उसकी पहचान कैसे करें, क्रिया की पहचान कैसे करते हैं। इसके लिए मित्रों कुछ उदाहरण लेंगे अपने। मित्रों ये है कुछ उदाहरण हमारे सामने। इन उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं कि कौन सी क्रिया सकर्मक है और कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो देखो मित्रों, कोई भी वाक्य हो, उस वाक्य में एक कर्म होता है, कर्ता, कर्म, और उसके बाद में क्रिया होती है। तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए सबसे पहले हम वाक्य में क्रिया की पहचान करना जरूरी है कि क्रिया क्या है, वाक्य में क्रिया क्या हो रही है। जब क्रिया की पहचान कर ली जाए तो हमें कर्ता के बारे में देखना है कि क्रिया जो हो रही है, काम जो हो रहा है, उस काम को करने वाला कौन है। उसके पश्चात हम देखते हैं कि काम क्या हो रहा है। तो कर्ता, सबसे पहले क्रिया देख लो क्या हो रहा है, क्या हो रही है। उसके बाद कर्ता, कर्ता कैसे देखोगे, कर्ता को देखने के लिए आप क्रिया से प्रश्न करो, नहीं, यानी किसने किया, किसने खाया, है ना? या कौन, कौन लाया। यानी ने और कौन का प्रयोग आप करके, यानी इनके प्रयोग के द्वारा इन क्रिया से पूछोगे क्रिया क्या, खाने के लिए कौन खा रहा है। अगर उसका उत्तर अगर मिलता है आपको तो वो उत्तर आपका कर्ता होगा। कर्म की पहचान करने के लिए आप प्रश्न करते हो क्या, या किसे, या किसको। यानी क्या, किसे, किसको,
प्रश्न क्रिया से करने पर कोई आपके जो उत्तर प्राप्त होगा, इनका जो उत्तर मिलेगा वो उत्तर तो क्या होगा, कर्ता होगा, और इनका जो उत्तर मिलेगा वो क्या होगा, कर्म होगा। तो मित्रों, वाक्य की संरचना होती है, उसमें कर्ता, कर्म और क्रिया होती है। सबसे पहले हमें अकर्मक और सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य को पहचानने के लिए सबसे पहले हम क्रिया का पता करेंगे, क्रिया कौन सी। उसके पश्चात देखेंगे उस क्रिया को करने वाला कौन है, कर्ता कौन है। कर्ता के पश्चात हम कर्म देखेंगे, यानी कर्ता की पहचान करने के लिए क्रिया से प्रश्न करेंगे, ने या को। अब मित्रों देखो, जो ये कर्ता है, इसमें जो ने है ये कारक चिन्ह है, परसर्ग चिन्ह है, यानी जहां ने का प्रयोग होगा वो हमेशा सकर्मक वाक्य ही होगा। यानी जहां ने परसर्ग का प्रयोग हो, जाने परसर्ग है ये, और इसका प्रयोग जा होगा, वो वाक्य हमेशा क्या होगा, सकर्मक ही होगा। और ने का जहां प्रयोग होगा वो वाक्य क्या है, हमेशा भूतकाल का वाक्य होगा। इन उस वाक्य की जो क्रिया है वो हो चुकी होगी, इन भूतकाल का वाक्य होगा। इन वर्तमान काल और भविष्य काल के वाक्य में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। कर्ता के साथ अगर ने है तो वो वाक्य हमेशा सकर्मक क्रिया से युक्त वाक्य होगा, और इसके साथ साथ वो क्रिया क्या होगी, भूतकाल की क्रिया होगी। और एक बात मित्रों, वो वाक्य अगर वाच्य की बात करें तो वो कर्तृवाच्य के अंतर्गत आएगा। तो मित्रों, ने लिखा हो तो सीधा समझ जाएंगे कि ये वाक्य है जो सकर्मक क्रिया से युक्त है। और देखो मित्रों, कर्म की पहचान करने के लिए दूसरा तरीका भी होता है। कर्म हमेशा क्या है, सकर्मक जो क्रिया जहां होगी उसमें कर्म होगा वो प्रभावित होगा, यानी उस कर्म में कुछ कमी आएगी, वो खराब होगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा, नष्ट होगा, कुछ न कुछ उस कर्म में विकार उत्पन्न होगा। देखते हैं उदाहरण और समझते हैं कि किस किस वाक्य में कौन कौन सी क्रिया है। तो देखो मित्रों, हमारे सामने पहला वाक्य है, राम पत्र लिख रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या देखनी है, क्रिया। तो इसमें क्रिया क्या है, लिख रहा है क्रिया है। अब देखो, लिखने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, यानी कौन लिख रहा है, राम। तो राम क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। राम क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। अब देखो, है वर्तमान काल का वाक्य है तो इसमें ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होगा, ने कारक चिन्ह यहां नहीं लगेगा। अब देखो, कर्म की पहचान करने के लिए क्या और किसे, क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। तो इस वाक्य में क्या है, कर्म भी है और कर्ता भी है। तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, सकर्मक वाक्य, सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य हो जाएगा। अब देखो मित्रों, दूसरा वाक्य, सीता सामान लाती है। काम क्या हो रहा है, लाती है, लाने का काम हो रहा है। कर कौन रहा है, काम को करने वाला कौन है, सीता है। तो लाती है क्या हो जाएगी, क्रिया। क्या लाती है, सामान लाती है। तो ये क्या हो जाएगा, कर्म। कौन लाती है, सीता। यानी हम कर्ता से प्रश्न करते हैं, एक तो कौन और एक किसने, और कर्म से प्रश्न करते हम
क्या किसे किसको, यानी क्या किसे किसको का अगर उत्तर मिल जाए तो वह कर्म होगा और सकर्मक क्रिया होगी। देखते हैं अगला उदाहरण क्या है हमारे सामने। बालक अपने कमरे में सो रहा है। देखो यहाँ क्रिया कुछ हो रही है, बिल्कुल हो रही है। क्या हो रही है? सो रहा है, ये क्रिया है। क्रिया क्या है? सो रहा है। अब पहले कर्ता देखते हैं, प्रश्न करो कौन सो रहा है? उत्तर आ रहा है बालक सो रहा है। तो बालक क्या हो जाएगा, इसमें कर्ता हो जाएगा। अब देखो कर्म क्या क्या सो रहा है? उत्तर नहीं आ रहा। किसे सो रहा है? उत्तर नहीं आ रहा। किसको सो रहा है? उत्तर नहीं आ रहा। कमरे में सो रहा है, ये अधिकरण कारक है। क्या है? अधिकरण कारक हो जाएगा, है ना। अधिकरण कारक इसमें क्या होता है? कमरे में सो रहा है, अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। ये इसमें कर्म का कहीं जिक्र नहीं है। तो नंबर 1 ये वाक्य क्या होगा? अकर्मक क्रियायुक्त वाक्य होगा। और अकर्मक क्रियायुक्त वाक्य में ही इस वाक्य में एक सोने की अवस्था का बोध हो रहा है, यानी तो ये स्थित अवस्था है। तो ये स्थित अर्थक अकर्मक क्रिया होगी। यानी अगर गति करते हुए आए तो गत्यर्थक होती है ना। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, यानी गति हो रही है, उड़ने का काम हो रहे हैं, वह गत्यर्थक अकर्मक क्रिया होती है। और यहाँ बोध हो रहा है किसका? अवस्था कौन सी? सोने की। जैसे इस वाक्य में देखो लोग उस पर हंस रहे हैं, काम हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है। क्या हो रही है? हंसने की हो रही है। कौन हंस रहे हैं? हंसने वाला कौन है? लोग है। अब देखो कर्म है कि नहीं है? क्या हंस रहे हैं? कोई उत्तर नहीं आ रहा। किसे हंस रहे हैं? है ना, नहीं। किसको हंस रहे हैं? नहीं। या उस पर, किस पर, यह भी अधिकरण कारक होगा। और यह हंसने की क्या एक स्थिति है, तो यह भी अकर्मक क्रिया ही होगी। अब देखो पहरेदार चोर निकला। तो ये वाक्य हो गए, इनको साफ कर लेते हैं। पहरेदार चोर निकला। देखो वाक्य में क्रिया तो हो रही है, बिल्कुल। क्रिया क्या है? निकला। ये निकलने की क्रिया हो रही है। क्रिया क्या हो रही है? निकलने की हो रही है। ठीक है। अब क्या निकला? चोर निकला। क्या का उत्तर आ रहा है? क्या का उत्तर आए वो 100% सही हो, ये जरूरी नहीं है। देखो यहां इस वाक्य को देखो, पहरेदार निकला, पहरेदार चोर निकला, यानी ये पहरेदार ही वाक्य है पूरा यहां तक। यानी ये पहरेदार संज्ञा शब्द है और ये चोर इसकी क्या है? विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण है। इसलिए ये वाक्य क्या है कि संज्ञा का पूरक है, यानी ये संज्ञा के साथ में ही जुड़ा हुआ है। इसको एक मान के चलते हैं तो ये क्रिया तो हो जाएगी निकला। पहरेदार चोर निकला, पहरेदार चोर निकला, तो ये क्या हो जाएगा? अकर्मक वाक्य हो जाएगा। अकर्मक क्रिया युक्त वाक्य हो जाएगा। यानी यहां क्या का उत्तर आ रहा है, फिर भी ये सकर्मक नहीं होगा, क्योंकि यहां चोर शब्द है वो पहरेदार का ही एक पूरक है। अगर वाक्य को इस प्रकार लिखे, पहरेदार ने चोर को पकड़ा, है ना। तो देखो इसके अंदर देखो पकड़ने की क्रिया हो रही है। कौन कर रहा है? पहरेदार
पहरेदार कर रहा है, तो ये काम को करने वाला है, इन पकड़ने का काम करता कौन है? पहरेदार। तो पहरेदार क्या हो जाएगा? करता हो जाएगा। किसको पकड़ा? अब देखो यहाँ किसे? चोर को। किसे पकड़ा? चोर को। किसको पकड़ा? चोर को। क्या पकड़ा? चोर। तो यहाँ चोर क्या होगा? कर्म होगा। यह वाक्य हमारा क्या हो जाएगा? सकर्मक वाक्य हो जाएगा। तो मित्रों अगला वाक्य देखते हैं। राम 10वीं कक्षा में पढ़ता है। अब देखो यहां क्रिया है पढ़ता है। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम क्या होगा? करता होगा। और पढ़ता है वो क्या हो जाएगी? क्रिया। अब मित्रों इसके अंदर देखो, पहले तो क्रिया हमें पता लग गई कि पढ़ता है। कर्ता का पता करने के लिए अपने क्रिया से प्रश्न कौन पढ़ता है ना? तो उत्तर आ गया राम, क्योंकि ये वर्तमान काल का वाक्य, इसलिए किसने का प्रयोग नहीं करेंगे। कौन पढ़ता है? राम। अब कर्म की बारी आती, क्या पढ़ता है? उत्तर नहीं आ रहा। किसे पढ़ता है? उत्तर नहीं आ रहा। किसको पढ़ता है? उत्तर नहीं आ रहा। इन 10वीं कक्षा में पढ़ता, ये अधिकरण कारक है, कर्म कारक नहीं है। इसलिए यह वाक्य क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया युक्त हो जाएगा। अकर्मक क्रिया होगी इस वाक्य में। अगर यही वाक्य क्रिया से लिखा हो, राम पुस्तक पढ़ता है, तो देखो यहां पढ़ता है क्रिया है, क्रिया को करने वाला कौन? प्रश्न किया कौन? तो क्या हो जाएगा? राम। ये राम क्या हो जाएगा? करता। अब क्या का प्रश्न करेंगे? क्या पढ़ता है? पुस्तक। तो ये क्या हो जाएगा? कर्म। यानी इस पढ़ता और इस पढ़ता में फर्क है। ये राम 10वीं कक्षा में पढ़ता है यानी स्टडी करता है, और ये राम पुस्तक पढ़ता है यानी वाचन का काम हो रहा है, यानी रीडिंग हो रही है, रीड हो रहा है। तो ये पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, ऐसा वाक्य आए तो वो होगा सकर्मक का। 10वीं कक्षा में पढ़ता है, घर पर पढ़ता है, तो वो सारे किस में आएंगे? अकर्मक क्रिया युक्त वाक्य होगा। राम कक्षा 10 में पढ़ता है वाक्य होगा अकर्मक, और राम पुस्तक पढ़ता है ये वाक्य क्या हो जाएगा? सकर्मक। अब देखो वह बैसाखियों से चलता है, क्रिया हो रही है, क्या हो रही है? चलने की हो रही है। क्रिया हो रही है, चलने की क्रिया हो रही है। अब हम पता करते हैं करता क्या है। कौन चलता है? वह चलता है। ये क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। अब कर्म का पता करने के लिए हम करेंगे क्या चलता है? उत्तर आ रहा है? नहीं आ रहा है। कौन चलता है? आ रहा है उत्तर? नहीं आ रहा। क्या चलता है? किसको चलता है? नहीं आ रहा। बैसाखियों से चलता, ये बैसाख यहाँ क्या एक साधन है। जहां साधन हो वहां कौन सा कारक होता है? करण कारक है। इसलिए यह वाक्य क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया युक्त वाक्य हो जाएगा। इस वाक्य में क्रिया क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी। वह बैसाखियों से चलता है, इसमें कर्म का अभाव है। अब लड़का नदी में तैरता है, क्रिया यहाँ तैरने की हो रही है। तैर कौन रहा है? लड़का तो तैर रहा है, तो लड़का यहाँ क्या हो गया? कर्ता हो गया। क्रिया क्या हुई? तैरना हुई। अब लड़का हमें मिल गया कर्ता, क्रिया मिल गई। अब पता करना है कर्म। क्या तैरता है? कोई उत्तर आया? नहीं आया। किसे तैरता है? उत्तर आया? नहीं आया। किसको तैरता है? पता नहीं। ये तो है नदी में तैरता है, ये तो अधिकरण कारक है ना। ये क्या है? अधिकरण कारक है। कहां पर तैर रहा है? नदी में तैर रहा है। इसलिए लड़का नदी में तैर रहा है, इस वाक्य में क्रिया क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी।
अगर वाक्य इस प्रकार से आ जाए, लड़का नदी में कागज की नाव तैरा रहा है। अब देखो इस वाक्य में क्या है, पहले क्रिया पता करो, क्रिया क्या है, तैरा रहा है, ये क्या हो गई क्रिया। इस क्रिया है तो क्रिया को करने वाला कोई न कोई होगा, करता होगा। कौन तैरा रहा है, तो कौन का उत्तर आया लड़का। कौन का उत्तर क्या आया, लड़का। तो लड़का क्या हो जाएगा, करता हो जाएगा। अब देखो क्या तैरा रहा है, कागज की नाव। किसे तैरा रहा है, कागज की नाव को। किसको, कागज की नाव को। तो उत्तर आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा कर्म कारक। अगला है, बगीचे में फूल खिल रहे हैं। प्रश्न क्या है हमारे पास, वाक्य बगीचे में फूल खिल रहे हैं। अब क्रिया हो रही है, बिल्कुल हो रही है। क्या हो रही है, खिलने की क्रिया हो रही है, ये क्रिया हो रही है। अब पता करना करता, यानी खिलने का काम कौन कर रहा है, कौन खिल रहा है, फूल खिल रहा है। तो यह फूल क्या होगा, करता होगा। इन खिलने का काम किया किसने, फूल ने किया है, इसलिए फूल यहाँ करता होगा। अब देखो बगीचे में, है ना, ये तो अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक है, यानी इसके अंदर कर्म नहीं है। यह वाक्य क्या होगा, अकर्मक होगा। वैसे अगर इस वाक्य को थोड़ा ध्यान से देखिए आप, अगर कर्म पता करने के लिए हमने कहा था क्या किसे किसको प्रश्न कर सकते, लेकिन ये भी 100% सही नहीं उत्तर दे पाते। अब इस वाक्य में खिल गए हैं, क्या खिल गए हैं, तो क्या का उत्तर भी हमारे पास क्या आ रहा है, फूल आ रहा है। और कौन खिल गए, तो भी हमारे पास उत्तर फूल आ रहे, नहीं करता भी फूल यहां मिल रहा है और कर्म भी हमें फूल मिल रहा है। तो ऐसे वाक्य को ध्यान से देखो, यहाँ फूल कर्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ फूल क्या है, खिलने का काम कर रहा है। जहां क्या से कर्म का उत्तर भी आपको मिल जाए, यानी क्या का प्रश्न करने से आपको कर्ता ही मिल जाए और कर्म दोनों मिल जाए, तो वो वाक्य भी क्या होगा, अकर्मक वाक्य, अकर्मक क्रिया युक्त वाक्य होगा। उसमें भी क्रिया क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी। मित्रों कुछ और उदाहरण लेते हैं, जैसे बच्चा दूध पीता है। अब मित्रों देखो इस वाक्य में क्रिया हो रही है, बिल्कुल हो रही है। क्या हो रही है, पीने की क्रिया हो रही है। क्रिया क्या हो रही है, पीने की हो रही है। कौन पी रहा है, बच्चा पी रहा है। क्या कर रहे हैं, बच्चा पी रहा है। क्या पी रहा है, दूध पी रहा है। तो दूध यहां क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। दूध क्या हो जाएगा, यानी पीना यहाँ क्रिया हो गई। कौन पी रहा है, तो ये हमारे पास कर्ता आ गया। बच्चा किसको पी रहा है, दूध को पी रहा है, तो दूध हमारे पास कर्म आ गया। तो ये सकर्मक वाक्य युक्त क्रिया हो जाएगी। अगला उदाहरण देखो, मां बच्चे को दूध पिलाती है। इस वाक्य में देखो मां बच्चे को दूध पिलाती है। सबसे पहले क्रिया देखो क्या है, क्रिया क्या है, पिलाती है। कौन पिला रही है, मां पिला रही है। तो मां क्या होगा, मां काम को करने वाली है, यानी करता है। किसको पिला रही है, बच्चे को पिला रही है ना।
देखो ये कर्ता मिल गया, क्रिया पता है। अब अपने को पता करना है कर्म। क्या पिला रही है? दूध पिला रही है। किसको पिला रही है? बच्चे को। तो ये भी अपने कर्म आ गया, ये भी कर्म आ गया। यानी जिस वाक्य में दो कर्म आते हैं उस वाक्य को द्विकर्मक द्विसहकर्मक वाक्य कहते हैं। देखो सहकर्मक जो वाक्य होता है उसके दो भेद होते हैं। एक तो एक कर्म युक्त होते हैं, एक कर्मक जिसमें दो कर्म होते हैं वो द्विकर्मक होते हैं। अब इस वाक्य में देखो माँ क्या है? कर्ता है, और बच्चा कर्म है, दूध कर्म है, और पिलाती क्रिया है। पिलाती है क्रिया है, क्या पिलाती है? क्या? दूध। किसको? बच्चे को। माँ पिलाने वाली है। यानी जहां यहां पर दो कर्म आते हैं वह द्विकर्मक क्रिया होती है। मित्रों जहां दो कर्म आते हैं वहां एक कर्म क्या होता है? प्रधान होता है, यानी उसको आप मुख्य कर्म कह सकते हो, और दूसरा जो होता है वो गौण कर्म होता है। ठीक है। अब जहां दो कर्म हो वह मुख्य कर्म कौन सा होगा और गौण कर्म कौन सा होगा? देखो प्रधान कर्म जो मुख्य कर्म होता है नंबर एक, वो क्या है कि अप्राणीवाचक होता है, यानी निर्जीव होता है। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है? वो क्रिया के बिल्कुल निकट होता है, क्रिया के निकट होता है। ठीक है। तीसरी बात वो क्या है कि सेकंड नंबर कर्म होता है। ध्यान रखना। अब देखो पिलाती क्रिया के जस्ट पास में क्या है? दूध है। तो दूध क्या है? प्रधान कर्म है, मुख्य कर्म है, और दूध क्या है? निर्जीव है, क्रिया के पास में है, और बच्चे के बाद दूसरा है। और दूसरा जो कर्म होता है वो गौण कर्म होता है। ये क्या होता है? सजीव होता है, यानी प्राणीवाचक कर्म होता है। और ये लगभग क्या है कि कोपरसर्ग से भी जुड़ा हुआ होता है। तो मित्रों ध्यान रखो, मुख्य कर्म का पता करने के लिए हमें क्या प्रश्न करेंगे, यानी क्या से अगर उत्तर आए तो वो मुख्य कर्म होगा, और मुख्य कर्म क्या होगा? सजीव होगा, और क्या होगा? क्रिया के पास होगा, और क्या होगा? वो सेकंड नंबर वाला कर्म होगा। अगर गौण कर्म की बात करें तो वो किसको अगर प्रश्न करते हैं उत्तर आता है वो क्या होगा? गौण कर्म होगा, और उसकी खासियत क्या होगी? वो सजीव होगा, और उसकी खासियत होगी वो को परसरक से जुड़ा होता है। किससे? को कारक चिन्ह से जुड़ा हुआ होता है। तो द्विकर्मक सहकर्मक जो क्रियायुक्त वाक्य होते हैं उसमें दो कर्म होते हैं, प्रधान यानी मुख्य कर्म, दूसरा गौण यानी गौण कर्म। तो प्रधान क्रम और गौण क्रम की पहचान करने का तरीका ये है कि प्रधान क्रम वो क्रिया के पास में होगा नंबर एक, दूसरा अप्राणीवाचक होगा, निर्जीव होगा, तीसरा इसके अंदर क्या है कि कारक चिन्ह नहीं होगा, जबकि इस जो गौण कर्म वो कोपरसर से जुड़ा होगा, बच्चा यानी सजीव है, सजीव होगा यानी प्राणीवाचक होगा। तो इस प्रकार इस वाक्य के अंदर दो क्रियाएं हैं, तो ये द्विकर्मक सकर्मक क्रियायुक्त वाक्य है। आगे और उदाहरण देखते हैं। पिता ने पुत्र को कपड़े दिलवाए। पिता ने पुत्र को कपड़े दिलवाए। देखो मित्रों इस वाक्य में क्रिया क्या हुई? दिलवाने की हुई। दिलवाने काम किया किसने? पिता ने। तो पिता क्या हो गया? कर्ता है। सबसे पहले हमें क्रिया देखनी है नंबर एक। दूसरे नंबर हमें क्या देखना है? कर्ता। कर्ता यानी कौन, किसने? देखो यहाँ ने पर जुड़ा, इसका मतलब ये वाक्य क्या होगा? भूतकाल का होगा, वर्तमान काल नहीं होगा। ने जुड़ा हुआ तो भूतकाल का होगा, और कर्तृवाच्य होगा। हमेशा ध्यान रखो, ने पर से जुड़ा वाक्य वो कर्तृवाच्य होगा, भूतकाल का वाक्य होगा, और 100% वो सहकर्मक
क्रिया युक्त वाक्य होगा। अब देखो, क्या दिलवाए, कपड़े दिलवाए, ये एक कर्म हो गया। किसको दिलवाए, पुत्र को दिलवाए, ये दूसरा कर्म हो गया। ये दो कर्म है, ये क्रिया के पास है, ये इसलिए मुख्य कर्म है, यानी प्रधान कर्म है। प्रधान कपड़े क्या है, निर्जीव है, क्या है, निर्जीव है। पुत्र को यह भी कर्म है, सेकंड कर्म है, और क्या है, सजीव है। तो इस प्रकार ये वाक्य भी हमारा क्या होगा, पिता ने पुत्र को कपड़े दिलवाए, ये वाक्य सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य होगा। दो क्रियाएं इसके अंदर होगी। आगे देखते हैं, राम ने श्याम के लिए केले खरीदे। अब देखो, इस वाक्य के अंदर क्रिया क्या है, खरीदना। क्या खरीदे, है ना, पहले क्या नहीं, पहले कर्ता निकालो, खरीदे, क्रिया हुई, किसने खरीदे, राम ने। यहां भी क्या है, परसक जुड़ा हुआ है, कारक चिन्ह है, यानी परसक यानी कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये वाक्य भी क्या होगा, भूतकाल का, खरीदे काम हो चुका है, भूतकाल का होगा। 100% क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगी और कर्तृवाच्य होगा। अब देखो, क्या खरीदे, केले, क्या का उत्तर आ रहा है, तो ये भी क्या है, कर्म है, ठीक है। और किसको, श्याम को, ये भी कर्म है। क्रिया के पास वाला कर्म क्या होगा, प्रधान कर्म होगा। तो ये क्या है, प्रधान कर्म है। केले क्या है, निर्जीव है, ठीक है। और श्याम के लिए, अब देखो, यहां शाम के लिए, यहां पर क्या है, के लिए कर्म नहीं होगा। ध्यान रखो मित्रों, यहां इस वाक्य को दोबारा देखो, राम ने शाम के लिए, यानी क्या लिए, केले, किसे लिए, किसे लिए, क्या लिए, तो उत्तर आ रहा है क्या लिए, केले, किसे लिए, केले, किसको लिए, केले, यानी केले ही उत्तर आ रहा है। इसका मतलब शाम के लिए यहां पर कर्म नहीं है। कर्म क्या है, केले एक ही है। जा, क्या, किसे, किसको के उत्तर अगर एक ही आए तो एक ही कर्म होगा, एक ही कर्म होगा, और एक वो सकर्मक वाक्य होगा, एक कर्म युक्त होगा। शाम के लिए ये तो क्या है, संप्रदान कारक हो गया, संप्रदान कारक हो गया। तो इस वाक्य में क्या है, एक ही कर्म है, यानी सकर्मक है, या शाम के लिए क्या है, संप्रदान कारक है, न कि कर्म है। तो मित्रों, 2-3 और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे श्वेता ने मोहन को खाना खिलाया, श्वेता ने मोहन को खाना खिलाया। देखो यहाँ क्रिया क्या हो रही, खिलाने की हुई है, किसने खिलाया, श्वेता ने। देखो क्रिया भूतकाल की है, भूतकाल के से नए पत्र जुड़ा है, ये करता है, ठीक है। भूतकाल के तो पक्का क्या होगा, सकर्मक वाक्य होगा, और वाच्य कौन सा होगा, कर्तृवाच्य होगा। अब कौन, खिलाने वाला कौन है, श्वेता है, तो ये करता हो गया। क्या खिलाया, खाना खिलाया, ये क्या हो गया, कर्म हो गया। किसे खिलाया, मोहन को, किसको खिलाया, मोहन को, ये तो सेकंड कर्म हो गया। तो यहाँ दो कर्म है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये प्रधान है और ये गौण है। ये सजीव जो होता है वो गौण होता है, निर्जीव है वो प्रधान होता है। ये प्राणीवाचक है, ये प्राणीवाचक नहीं। इसमें देखो को उपसर्ग जुड़ा हुआ है, इसलिए ये दूसरा कर्म है। और लेते एक दो उदाहरण मित्रों, ताकि क्रिया आपको थोड़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसे आसमान में तारे चमकते हैं। अब देखो, आसमान में तारे चमकते हैं, इस वाक्य में क्रिया कौन सी, सकर्मक होगी क्या कर्मक,
आप सोचो और बताओ कि यह क्रिया क्या हो रही है, चमकने की हो रही है। तो क्रिया तो हमें पता चल गया कि क्रिया चमकने की हुई है। अब कौन चमक रहा है, इन चमक कौन रहा है, तारे चमक रहे हैं। तो यानी करता यानी चमकने का काम कौन कर रहा है, तारे कर रहे हैं। तो ये तो करता हो गया। अब बात करते हैं कर्म की, क्या चमक रहे हैं, क्या का उत्तर भी क्या आ रहा है, तारे। यानी कर्म में प्रश्न क्या करते हैं तो भी तारे आ रहा। जहां क्या से भी उत्तर आए और कौन से भी उत्तर आए, दोनों उत्तर आते हैं, वहां भी एक कर्मक क्रिया होती। क्यों होती है, क्योंकि चमकने का काम कौन कर रहे हैं, तारे कर रहे हैं। तारे चमक रहे हैं तो ये कर्ता हो गए, आसमान में यहां अधिकरण कारक हो गए, इसलिए इसमें कर्म का अभाव है और अकर्मक क्रिया युक्त वाक्य होगा। और देखो मित्रों, आसमान में कबूतर, कौवा उड़ रहे हैं। अब मित्रों देखो, उड़ रहे हैं, क्रिया क्या है, उड़ रहे हैं, यानी क्रिया हो रही है, बिल्कुल हो रही है। क्या हो रही है, उड़ने की क्रिया हो रही है। उड़ रहे हैं, उड़ना क्रिया है। क्रिया कौन सी, उड़ना। यानी क्रिया धातु में ना लगा करके हम बताते हैं, क्रिया उड़ रहे हैं, नहीं सामान्य क्रिया क्या होगी, उड़ना। कौन उड़ रहे हैं, कौन, कबूतर और कौवा उड़ रहे हैं। तो ये कौवा और कबूतर क्या हो जाएंगे, कर्ता हो जाएंगे। क्या उड़ रहे हैं, किसे उड़ रहे हैं, किसको उड़ नहीं मिल रहा ना। तो कबूतर कौवा उड़ रहे हैं, यानी ये कबूतर कौवा दोनों उड़ रहे हैं, अधिकरण कारक है आसमान में। तो ये यहाँ पर एक ही कर्म होगा, दो नहीं होंगे, ये भी एक कर्मक सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य है, क्योंकि उड़ने का काम यहाँ हो रहा है। और कौन उड़ रहे हैं, कौवे उड़ रहे हैं। ठीक है। जैसे दूसरा है, जैसे बालक पतंग उड़ा रहा है। देखो पहले वाक्य में क्या था, उड़ रहे, उड़ना क्रिया थी। क्या थे, उड़ना, सामान्य रूप क्रिया उड़ना। यहां क्या होगा, उड़ा रहा है, उड़ाना। उड़ना और उड़ाना में फर्क होता है। यह काम हो रहा है उड़ाने का, कौन उड़ा रहा है, बालक। किसको उड़ा रहा है, पतंग को। तो यह पतंग क्या हो जाएगी, कर्म, बालक क्या हो जाएगा, कर्ता। इस प्रकार ये वाक्य क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य हो जाएगा। अब एक दो और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे बगीचे में फूल खिल रहे हैं, बगीचे में फूल खिल रहे हैं। अब मित्रों देखो, इसमें काम तो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या हो रहा है, खिलने का हो रहा है। खिल कौन रहे हैं, कौन, कर्ता का पता करो, फूल। तो फूल या क्या होगा, कर्ता होगा। अब क्या खिल रहे हैं, फिर भी उत्तर क्या आ रहा है, क्या का उत्तर भी, क्या का उत्तर और कौन का उत्तर, दोनों का उत्तर क्या आ रहा है, फूल आ रहा है। यदि जहां क्या और कौन दोनों का उत्तर आए, वहां अकर्मक ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि फूल यहाँ खिलने का काम कर रहे, नहीं काम को करने वाले फूल, इसलिए फूल करता है, बगीचे में अधिकरण कारक है। आगे देखो एक उदाहरण देखते। और मित्रों देखो, पेड़ से पत्ता गिरता है। अब देखो यहाँ क्रिया क्या हो रही है, गिरने की हो रही है। गिरता है क्या है, क्रिया है। तो सबसे पहले क्रिया का पता लग गया। अब पता करेंगे कर्ता कौन है, नहीं गिरने का काम कौन कर रहा है, कौन गिरता है, पत्ता गिरता है। तो पत्ता यहाँ क्या होगा, कर्ता होगा। पेड़ से यहाँ तो अपादान कारक हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पर भी क्या गिरता है, तो भी उत्तर आपके क्या आएगा, क्या गिरता है, पत्ता, है ना। कौन गिरता है, पत्ता। क्या और कौन दोनों का उत्तर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। क्यों होगी, क्योंकि पत्ता तो काम कर रहा है, जो काम करता है वो क्या होता है, कर्ता होता है। क्या काम कर रहा है, गिरने का काम कर रहा है। कौन कर रहा है, पत्ता कर रहा है, इसलिए पत्ता या कर्ता होगा। एक और देखते हैं। राधा धीरे धीरे
नाचती है। अब मित्रों देखो यहाँ क्रिया क्या हो रही है, नाचने की हो रही है। क्रिया क्या हो रही है, नाचने की हो रही है। कौन नाच रही है, राधा नाच रही है। ठीक है, कौन का उत्तर आगे, क्या नाच रही है, पता नहीं। किसे नाच रही है, पता नहीं। किसको नाच रही है, पता नहीं। अगर आप पूछोगे ये धीरे धीरे आएगा, किससे, कैसे नाच रही है ना, कैसे कैसे नाच रही है धीरे धीरे, तो ये तो इसका क्या रीति है, ये आ जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। यानी क्या नाच रही है, किसे नाच रही है, किसको नाच रही है, उत्तर नहीं आ रहा, इसलिए ये वाक्य क्या होगा, अकर्मक क्रिया युक्त वाक्य होगा। और एक उदाहरण देखो, जैसे बालक को माता ने वस्त्र पहनाए, बालक को माता ने वस्त्र पहनाए, क्रिया हुई क्या हुई, पहनाना। किसने पहनाए, माता ने। क्या पहनाए, वस्त्र। क्या का उत्तर आ रहा है, एक क्रम है। किसको पहनाए, बालक को पहनाए। तो यहाँ दो क्रम है, पहनाए से पहले अगर वस्त्र आ रहा है तो वस्त्र क्या है, प्रधान क्रम होगा और निर्जीव होगा, क्रिया के पास में होगा। और बालक है वो दूसरा क्रम होगा, गौण क्रम होगा, सजीव क्रम होगा और को प्रसर्ग से जुड़ा हुआ होगा। तो मित्रों सकर्मक और अकर्मक क्रिया का भेद लगभग हमने पढ़ लिया, आपको समझ आ गया होगा। जहां कहीं आपको कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।